हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे और कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उनकी आप पालना कर रहे होंगे। फिलहाल हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड, और इस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी डिस्कस्टिंग बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। उम्मीद कर रहा हूँ वो बातें आपको समझ में आ रही होंगी। कई विद्यार्थियों का रिप्लाई भी आता है, तो लगता है शायद कई विद्यार्थी इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, क्योंकि ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में तो क्या होता है, तरीके से चीज़ों को डिस्कस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप चीज़ों को सीख पाओगे, समझ पाओगे और उसे बार बार रिवाइज तरीके से देख पाओगे। ऑफलाइन में तो एक बार क्लास लगी उसे बार बार देखना इम्पॉसिबल है, लेकिन ऑनलाइन में आप एक ही क्लास को बार बार रिवाइज करके देख सकते हो। उससे आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो जाएगा और आपको काफ़ी चीज़ें सीखने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। और मैंने आपसे हर बार हर लेक्चर में कहा है, अगर फिर भी किसी विद्यार्थी को डाउट आता है तो मुझसे पर्सनल कॉल करके या व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज करके भी मुझसे अपना डाउट पूछ सकता है भाई। फिलहाल हम अब बात कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। मैंने आपको बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब मेटल की सरफेस पर आप कोई फोटोन डालते हो तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उन्हें आप बोलते हो फोटो इलेक्ट्रॉन, और फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से सर्किट के अंदर जो करंट आता है उसे आप बोलते हो फोटो करंट। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस था, इस प्रोसेस को बोला था आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 3 केस डिस्कस किए थे आपके साथ, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड और केस नंबर थर्ड। वो केस आपको क्लियर हो गए होंगे, उन केसों को मैं बार बार रिवाइज नहीं करूंगा। इसके अलावा मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ग्राफ पैटर्न बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर कौन कौन से ग्राफ आपसे पूछे जा सकते हैं। जो भी अपन लेवल लेके चल रहे हैं, ये मान के चलो आप वो लेवल कॉम्पिटिटिव लेवल है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में इतनी सारी डिटेल डिस्कस नहीं की जाती है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा वो इस हिसाब से पढ़ाया जाएगा ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इसके न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिलहाल आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक इंपॉर्टेंट मॉडल की बात करने वाले हैं। उस मॉडल का नाम है भाई बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्या नाम है उसका? बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्या नाम है उस मॉडल का? बोहर्स एटॉमिक मॉडल। यानी इस मॉडल के लिए हमको इतनी मेहनत करनी पड़ी है। मॉडल का नाम क्या है? मॉडल का नाम है भाई बोहर्स एटॉमिक मॉडल। यानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो किस मॉडल के बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। यानी अब तक हमने जो सीखे हैं वो परमाणु के 2 मॉडल सीखे हैं। एक तो हमने सीखा है थॉमसन का परमाणु मॉडल और एक हमने सीखा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और आज जो हम सीखने वाले हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, उस मॉडल का नाम क्या है भाई? बोहर एटॉमिक मॉडल। कौन सा मॉडल है? बोहर एटॉमिक मॉडल। और इस मॉडल के बाद में जो परमाणु का मॉडल बचेगा उस मॉडल का नाम होता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। वो इसके बाद की बात है। फिलहाल हम बात करेंगे बोहर के एटॉमिक मॉडल की। तो नाम से पता लग रहा है ये जो मॉडल दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? बोहर के द्वारा। यानी इसको जो प्रोड्यूस किया गया था, जिस साइंटिस्ट ने इस मॉडल को प्रोड्यूस किया था, उस साइंटिस्ट का नाम क्या भाई था? नील्स बोहर। क्या था उसका नाम? नील्स बोहर ने कौन सा मॉडल दिया था? बोहर एटॉमिक मॉडल। किसने दिया था? ये दिया था नील्स बोहर ने। पहली बात तो कंप्लीट कि इस मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? इस मॉडल को दिया गया था साइंटिस्ट नील्स बोहर के द्वारा। दूसरी बात है, जैसे रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो किसके ऊपर आधारित था? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर। मैं बताया था कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड था। लेकिन जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो किस पर आधारित है? यह मॉडल, मैं जो बातें बता रहा हूं उस बातों को ध्यान सुनना। पहला पॉइंट, ये बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? यह मॉडल। कौन सा मॉडल? बोहर मॉडल। यह मॉडल प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर, यह मॉडल प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित। किस पर आधारित है? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है मॉडल? यह मॉडल प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर। यानी ये किसके ऊपर आधारित है? ये आधारित है पीक्यूटी, प्लांक क्वांटम थ्योरी। यानी आपका जो बोहर का परमाणु मॉडल दिया गया है वो किसके आधार पर दिया गया है? ये दिया है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। किसके सिद्धांत के आधार पर? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत। और मैंने आपको प्लांक का क्वांटम सिद्धांत समझाया था कि अगर आपने किसी सरफेस के ऊपर कोई फोटोन डाला है तो उसकी एनर्जी किसके समानुपाती होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी के। या आप कह सकते हो E बराबर होता है एच न्यू, या आप कहते हो E बराबर क्या होता है? एच सी बाई लैम्बडा। ये बातें किसकी थी? ये बातें थी भाई पीक्यूटी की। किसकी थी? ये बातें थी पीक्यूटी, प्लांक क्वांटम सिद्धांत की। तो सुनो पहली बार, पहला पॉइंट इस मॉडल के बारे में क्या है? बोहर के परमाणु मॉडल के बारे में पहला पॉइंट क्या है कि ये जो मॉडल दिया गया था वो किसके आधार पर दिया गया था? ये मॉडल दिया गया था प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर। किस पर था? कि प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है उसके आधार पर इस मॉडल को डेवलप किया गया था वैज्ञानिक नील्स बोहर के द्वारा।
पहला पॉइंट क्लियर है आपको कि जो बोहर का जो परमाणु मॉडल दिया गया था वो किस पर आधारित था? वो आधारित था प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर। किस पर आधारित था? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर। अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर सेकंड। ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया किसके बारे में? ये पॉइंट हो गया हमारे पास बोहर के परमाणु मॉडल के बारे में। पहला पॉइंट क्या था कि ये जो मॉडल था वो किस पे आधारित था? ये मॉडल प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर क्या था? आधारित। अब पॉइंट नंबर सेकंड, तो इसको मिटा देता हूं मैं। पॉइंट नंबर सेकंड देखो, पॉइंट नंबर सेकंड क्या है? पॉइंट नंबर सेकंड क्या है? पॉइंट नंबर सेकंड देखो जी, देखो आपने देखा था कि रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था कि आपके पास एटम इस प्रकार होता है। मैं पहले रदरफोर्ड की बात कर रहा हूं, फिर मैं बात करूंगा बोहर की। पहला पॉइंट तो बोहर का जान गए आप कि ये जो मॉडल था वो किसके ऊपर आधारित था? यह मॉडल प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के ऊपर आधारित था। दूसरी बात क्या कहता है तो सुनो, पहले सबसे पहले बताता हूं मैं आपको रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि आपके पास जो एटम है वो इस प्रकार होता है जिसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। और इस भाग को क्या बोलते हो? इस मतलब इसके रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जब भी कोई एटम होता है उसके पास दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है उसके पास न्यूक्लियर पार्ट, एक तो कौन सा पार्ट? न्यूक्लियर। और एक हमारे पास कौन सा होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। कौन सा पार्ट होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। बताया था मैंने आपको कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार एटम में दो भाग होते हैं। एक भाग होता है न्यूक्लियर पार्ट और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और ये भाग कितना होता है? 99%। कितना होता है? 99%। और न्यूक्लियर पार्ट में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? मास के लिए। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ये होता है वॉल्यूम के लिए। ये बातें मैंने आपके साथ बताई थी। ये बात तो किसकी थी? रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु जो होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके क्या होते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होते हैं? इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ये बात कही थी कि आपका जो एटम होता है उसमें दो भाग होते हैं। एक भाग तो होता है न्यूक्लियर पार्ट और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो कहां पर होते हैं? न्यूक्लियर पार्ट में। ये बात किसने कही? ये बात कही भाई रदरफोर्ड ने। फिर बोहर ने क्या कहा? देखो बोहर ने क्या कहा। बोहर ने काफी अच्छी बात कही यहां पर। बोहर ने यहां पर काफी अच्छी बात कही। बोहर ने कहा कि आपका जो एटम है, आपका जो एटम है उसमें न्यूक्लियस तो सेंटर में होता है। देखो उसने कहा था आपके पास एटम है उसमें न्यूक्लियस कहां पर है? सेंटर में। और जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है उसके चारों ओर लगाता है चक्कर। क्या लगाता है उसके चारों ओर? जो इलेक्ट्रॉन है उसके चारों ओर, उसके चारों ओर इन सर्कुलर ऑर्बिट में, किनमें? सर्कुलर ऑर्बिट में। सर्कुलर ऑर्बिट में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। यानी सबसे पहले ऑर्बिट के बारे में किसने बताया था? नील्स बोहर ने। देखो इंपॉर्टेंट बात क्या निकल गई। उसने कहा पहली बात तो क्या थी कि ये जो मॉडल था प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के ऊपर आधारित था। दूसरी बात क्या कही कि जो आपके पास एटम होता है उसके सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन है उसके चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या लगाता है? चक्कर। किस ऑर्बिट में लगाता है? सर्कुलर ऑर्बिट। ध्यान रखना किसकी बात की उसने? ऑर्बिट के बारे में। और ये बात तो रदरफोर्ड की कमी थी कि नहीं थी? रदरफोर्ड ने ऑर्बिट के बारे में हमें जानकारी नहीं दी थी। ये जानकारी किसने दी? बोहर ने। यानी बोहर ने सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया था? ऑर्बिट का। किसका उपयोग किया था? ऑर्बिट का। उसने बताया कि आपके पास जो एटम है उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में यानी वृत्ताकार पथ में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। बात समझ में आई आपको? ये पॉइंट था सेकंड। सेकंड पॉइंट क्या था कि जो न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर वो सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। कौन सी ऑर्बिट में? सर्कुलर ऑर्बिट में। ये बात किसने कही? ये बात कही नील्स बोहर ने अपने पॉइंट सेकंड में। बात में सेकंड पॉइंट क्या? पहला पॉइंट तो क्या था कि ये जो मॉडल था प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के ऊपर क्या था? आधारित। दूसरा पॉइंट क्या था कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर चक्कर लगाता है। किसमें? सर्कुलर ऑर्बिट में। यानी ऑर्बिट के बारे में सबसे पहले किसने बताया? नील्स बोहर ने। किसने बताया? नील्स बोहर ने। बात समझ आ गई? दो पॉइंट समझ आ गए आपको? ये पॉइंट था सेकंड। सेकंड पॉइंट ये था कि जो एटम होता है उसके सेंटर में क्या होता है? उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों ओर क्या लगाता है? उसके चक्कर। किसमें लगाता है? सर्कुलर ऑर्बिट के। किसमें लगाता है? सर्कुलर ऑर्बिट में। कहानी क्लियर है आपको? दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए कि बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में दो पॉइंट कौन कौन से हैं। तो पहला पॉइंट तो क्या था कि जो मॉडल था वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। और दूसरा पॉइंट क्या था कि जो एटम होता है उसमें न्यूक्लियस सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या लगाते हैं? उसके चक्कर। किसमें? सर्कुलर ऑर्बिट में। यानी ऑर्बिट के बारे में सबसे पहले किसने बताया? वैज्ञानिक नील्स बोहर ने। बात क्लियर है? अब पॉइंट नंबर थर्ड। ये पॉइंट हो गया हमारे पास सेकंड। अब बात करता हूं मैं पॉइंट नंबर थर्ड के बारे में। एक एक पॉइंटों का ध्यान से देखना। आपको बोहर का एटॉमिक मॉडल फिंगर टिप्स पे क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा भाई। पहला पॉइंट क्या था कि ये जो मॉडल था किसके ऊपर बेस था? PQ2 के ऊपर। यानी ये बेस था प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के ऊपर। दूसरी बात क्या कही उसने
कि जो आपके पास एटम होता है उसमें न्यूक्लियस सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। यानी ऑर्बिट के बारे में सबसे पहले किसने बताया, वैज्ञानिक नील्स बोर ने। पॉइंट नंबर 3। तीसरा पॉइंट क्या था, देखो उसने क्या कहा, तीसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था। उसने कहा जब भी इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होगा, ये बात तो रदरफोर्ड ने भी कही थी और मैंने आपसे कहा भी था कि वो बात काफी इंपॉर्टेंट। देखो कौन सी बात है वो, देखो उसने कहा था कि आपके पास एटम है जो यहां पर क्या है, न्यूक्लियस, और यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन पर बताओ इस न्यूक्लियस का आकर्षण बल लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। और बाहर कौन सा लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल। अरे बाहर तो बताया था मैंने आपको अपकेंद्रीय बल, और अंदर कौन सा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बताओ बात ठीक ही नहीं थी, ये बात ठीक नहीं थी कि जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होता है, जब इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में होगा तो बाहर का बल और अंदर का बल दोनों क्या हो जाएंगे, काउंटर बैलेंस, यानी हो जाएंगे बराबर। क्या हो जाएंगे, बराबर। ये बात किसने कही थी, ये बात सबसे पहले किसने कही थी, रदरफोर्ड ने। ध्यान रखना, इस बात को सबसे पहले किसने कहा था, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने कहा था, अगर तुमको याद हो तो, कि ये जो अट्रैक्शन है किसके बराबर हो जाता है, एफ ए, यानी एफ ए बराबर क्या हो जाता है हमारे पास, एफ सी। क्या हो जाता है हमारे पास, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होता है, अट्रैक्शन फोर्स के। और ये बात किसने कही सबसे पहले, ये बात सबसे पहले नील्स बोर ने नहीं कही थी, ये बात सबसे पहले कही थी रदरफोर्ड ने। किसने कही थी, रदरफोर्ड ने। उसी बात को नील्स बोर ने क्या लिया उपयोग में, किस बात को, जो बात किसने कही थी, रदरफोर्ड ने। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होता है तो बाहर लगने वाला अपकेंद्रीय बल अंदर लगने वाले आकर्षण बल के क्या हो जाता है, बराबर। तो यह बात सबसे पहले किसने कही थी, यह बात सबसे पहले कही थी रदरफोर्ड ने। ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया जाता है कि एफ ए बराबर एफ सी जो होता है, यह स्टेटमेंट सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। तो ध्यान रखना, इस स्टेटमेंट को सबसे पहले किसने दिया था, इस स्टेटमेंट को सबसे पहले दिया था साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने। बोहर ने तो उसका उपयोग किया था। बात समझ आ रही है आपको, बात समझ आ रही है, तो मैं बात समझा रहा हूं आपको। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा बोहर ने, जो बात नील्स बोर उसने कही, रदरफोर्ड ने, उसने कहा जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होता है तो अंदर का जो आकर्षण बल है बाहर लगने वाले अपकेंद्रीय, इसको हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल। और इसको बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं आकर्षण बल। क्या बोलते हैं इसको, आकर्षण बल, जिसे आप बोलते हो कुलाम्बिक बल। इसे कुलाम्बिक बल भी बोलते हैं भाई, कुलाम्बिक बल, ये फिजिक्स में चलता है। इसका नाम आकर्षण बल भी होता है और इसे कुलाम्बिक बल भी कहते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होगा, स्थिर अवस्था में होगा, तो बाहर लगने वाला अपकेंद्रीय बल अंदर लगने वाले आकर्षण बल के क्या हो जाता है, बराबर। यानी एफ ए बराबर क्या होता है, एफ सी। और एफ ए की वैल्यू क्या होती है, मैं बताई थी आपको, के जेड ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये बात किसने कही थी, ये बात सबसे पहले कही थी रदरफोर्ड ने। और उसके बाद ये बात किसने कही, ये बात कही भैया नील्स बोहर ने। पॉइंट नंबर 3 समझ में आ गया आपको। पहला पॉइंट क्या था कि ये जो मॉडल था प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर क्या था, आधारित। दूसरी बात क्या कही कि जो आपके पास एटम होता है उसमें न्यूक्लियस सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में क्या लगाता है, चक्कर। यानी ऑर्बिट के बारे में सबसे पहले किसने बताया, नील्स बोहर ने। तीसरे पॉइंट में क्या कहा, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होता है, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होता है तो अंदर लगने वाला आकर्षण बल बाहर लगने वाले अपकेंद्रीय बल के क्या हो जाता है, बराबर। और ध्यान रखना, इस बात को, इस स्टेटमेंट को सबसे पहले फर्स्ट टाइम इसको किसने कहा था, ये बात कही थी रदरफोर्ड ने। किसने कही थी, रदरफोर्ड ने। उसके बाद किसने कही ये बात, उसके बाद ये बात कही थी वैज्ञानिक नील्स बोहर ने। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कई बार पूछ लेता है कि के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये स्टेटमेंट दिया गया था। तो ध्यान रखना, अगर या आपसे ऐसे पूछ ले कि इस फॉर्मूले देखो, पूछ ले कि बताओ ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ध्यान रखना सबसे पहले किसने दिया था ये स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को देने वाला साइंटिस्ट था रदरफोर्ड। नील्स बोहर ने तो इस स्टेटमेंट का उपयोग किया था, दिया नहीं था। ध्यान रखना इस बात के बारे में। कहानी क्लियर है। तो ये 3 पॉइंट समझ आ गए आपको बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में। और ये 3 पॉइंट तो बेसिक पॉइंट है। ये बात तो रदरफोर्ड ने भी कह दी थी। अभी तक हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है वो एक ही निकल के आई है, ऑर्बिट। क्योंकि ऑर्बिट के बारे में रदरफोर्ड ने हमको जानकारी नहीं दी थी। तो हमारे पास 3 पॉइंट कौन कौन से हो गए। पहला पॉइंट क्या था कि जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था वो किस पर आधारित था, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर। दूसरी बात क्या थी कि जो अपने पास एटम होता है उसमें न्यूक्लियस सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन चारों सर्कुलर ऑर्बिट में क्या लगाता है, चक्का लगाता है। तीसरी बात क्या थी, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होता है तो अंदर लगने वाला आकर्षण बल यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर होता है, बाहर लगने वाले अपकेंद्रीय बल के क्या हो जाता है, बराबर। यानी के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास, एम वी स्क्वायर और आर। ये बात किसने कही, ये बात कही थी भाई नील्स बोहर ने। और सबसे पहले किसने कही थी बात, फर्स्ट टाइम किसने कही थी बात, ये बात कही थी रदरफोर्ड ने। जब मैंने आपको रदरफोर्ड का मॉडल समझाया था तो मैंने वहां भी आपको समझाया था कि ध्यान रखना इस स्टेटमेंट को सबसे पहले किसने कहा था, रदरफोर्ड ने। कहानी क्लियर है। कहानी के लिए पॉइंट नंबर 3 समझ आ गए। अब बात करता हूं पॉइंट नंबर 4 की, यानी अगले पॉइंट की बात करते हैं। 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में। अब जो आने वाले पॉइंट है
वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉइंट तो हमको रदरफोर्ड ने भी बताए थे। अभी तक हमको केवल एक ही बात नहीं पता लगी है, और वो बात है ऑर्बिट के बारे में। यानी ऑर्बिट के बारे में अब तक जो जानकारी दी है वो किसने दी है? नील्स बोहर ने। रदरफोर्ड ने ऑर्बिट के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं दी थी भाई। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 4। देखो पॉइंट नंबर 4 क्या है। रदरफोर्ड ने, वो नील्स बोहर ने कहा कि किसी भी एटम के पास, दुनिया का कोई सा एटम हो, मैं बात कह रहा हूं उस पॉइंट को थोड़ा ध्यान समझना आप। मैं क्या कह रहा हूं? किसी भी एटम के पास इनफाइनाइट जानते हो ना, हिंदी बोलते अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। लिख देता हूं मैं। चौथे पॉइंट में क्या कहा उसने? कहा किसी भी परमाणु के पास इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं हिंदी में अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। दिखाते कैसे? इसको दिखाते हैं ऐसे, दिखाते हो ना आप, मैथ में पढ़ा होगा आपने अनंत। किसी भी परमाणु के पास इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं। देखो इंपॉर्टेंट बात, देखो ये बात काफी इंपॉर्टेंट। क्या बात इंपॉर्टेंट है? कि किसी भी परमाणु के पास कितने ऑर्बिट होते हैं? इनफाइनाइट। यानी हर परमाणु के पास अनंत ऑर्बिट होते हैं। कितने होते हैं? अनंत। जैसे मान लो आपसे एग्जाम पूछ लिया जाए कि बताओ हाइड्रोजन परमाणु के पास, नीचे लिख देता हूं, शायद विजिबल नहीं होगा आपको। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ हाइड्रोजन परमाणु के पास ऑर्बिट होंगे, तो आपसे कह दिया बताओ 1 होगा, बताओ 2 होंगे, बताओ आपके पास 4 होंगे, या आपसे कह दे कि बताओ इनफाइनाइट होंगे। तो कौन से होंगे? इनफाइनाइट। कितने होंगे? इनफाइनाइट। विद्यार्थी क्या करता है, उसको ये पता होता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, और वो बढ़ा देगा 1s1 और कहेगा यहां तो कितना है? 1 ही है, तो टिक किसको आ जाएगा? 1 को। जबकि आंसर क्या है? बिल्कुल गलत। यानी किसी भी एटम के पास कितने ऑर्बिट होते हैं? इनफाइनाइट। कितने होते हैं? इनफाइनाइट। अब ये बात अलग है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है। भाई आप इस चीज को ऐसे समझो, मैं समझाऊंगा आपको बढ़िया एग्जांपल से, उससे पूरी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसने कहा कि किसी भी परमाणु के पास इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं। यानी कितने होते हैं? अनंत। चाहे आपके पास कोई सा एटम हो, उसके पास कितने ऑर्बिट होंगे? इनफाइनाइट। जैसे मान लो आपके पास एक मकान है। अब मकान में जिस कमरे में तुम रहते हो, इस कमरे थोड़ी कि आपके पूरे मकान में एक ही कमरा है। भाई आपके पास एक मकान है और मकान में 1000 सारे कमरे होंगे कि नहीं होंगे, तो आपका पूरा मकान तो क्या कहलाएगा? आपका ऑर्बिट। और आप जिस कमरे में रह रहे हो वो आपकी सेल कहलाएगी। बताओ बात सही कि नहीं? ये थोड़ी है कि मकान में केवल और केवल एक ही कमरा होगा। तो मैं ये कह रहा हूं आपके पास जो मकान बनाया हुआ है वो कई सारे ऑर्बिट का बनाया हुआ है। अब उस ऑर्बिट में आप कहां पर रहते हो वो कहलाएगा आपका ऑर्बिटल्स। बात क्लियर है? बात क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है? किसी भी एटम के पास इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं। अब वो बात अलग है इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, वो तो सब सेल की बात हो गई ना भाई। ऑर्बिट तो क्या होंगे उसके पास? इनफाइनाइट। कितने होंगे? इनफाइनाइट। जैसे आपका पूरा मकान जो है उसमें आप जहां पर रहते हो वो कहलाएगा आपका ऑर्बिटल। जहां पर आप रहते हो, जिस कमरे में आप रहते हो वो आपका कहलाएगा ऑर्बिटल। और आपका पूरा मकान क्या कहलाएगा? ऑर्बिट। क्या कहलाएगा आपका? ऑर्बिट। भाई ऑर्बिट तो इनफाइनाइट होगा, काफी बड़ा होगा, और जहां पर जिस रूम में आप रहते हो वो आपका कहलाएगा ऑर्बिटल। क्या कहलाएगा आपका? ऑर्बिटल। यानी आपने जो एस लिखा है ना, एस, ये एस क्या है? ये अपने पास है ऑर्बिटल। क्या है ये आपके पास? ऑर्बिटल। क्या है आपके पास? ऑर्बिटल। फिर से समझा रहा हूं आपको, आपका पूरा का पूरा मकान कहलाता है आपका ऑर्बिट, और जिस कमरे में तुम रहते हो, जिस कमरे में तुम पढ़ते हो, वो कमरा कहलाएगा आपका ऑर्बिटल। क्या कहलाएगा? ऑर्बिटल। तो क्या आपके पूरे मकान में एक ही कमरा है क्या? पूरा मकान में हजारों कमरे हैं कि नहीं, लेकिन जिस कमरे में आप रहते हो वो क्या कहलाएगा? आपका ऑर्बिटल। तो ये हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल है। इसमें ऑर्बिट कितने होंगे? इसमें ऑर्बिट होंगे अपने पास इनफाइनाइट। क्या होंगे इसमें? इनफाइनाइट। जैसे आपसे पूछ ले कि आपके मकान, जैसे मान लो आपके मकान में 10 कमरे हैं, और कोई आया बताओ आपके मकान में कितने कमरे हैं, तो तुम क्या एक कमरा बताओगे? क्या तुम बताओगे? 10 कमरे। क्या बताओगे तुम? 10 कमरे। अब तुमसे पूछे बताओ तुम कौन से कमरे में रहते हो, तो तुम बताओगे भाई मैं पहले कमरे में रहता हूं, मैं दूसरे कमरे में रहता हूं, मैं तीसरे कमरे। जिस भी कमरे में आप रहते हो उसको आप इंडिकेट करोगे, लेकिन आप तो ये बताओगे ना कि मेरे पूरे मकान में कितने कमरे हैं? 10। तो 10 कमरे क्या है? वो 10 कमरे हैं अपने पास ऑर्बिट। क्या है? ऑर्बिट। और उनमें से जिस कमरे में आप रहते हो वो कहलाएगा आपका ऑर्बिटल। क्या कहलाएगा आपका? ऑर्बिटल। डाउट क्लियर है आपका? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या होता है? बात समझ आ रही है? मैं समझा रहा हूं जो आपको, कहानी क्लियर है? यानी किसी भी एटम के पास इनफाइनाइट यानी अनंत ऑर्बिट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जहां पर होगा उसे बोलेंगे उसका ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे उसे? उसका ऑर्बिटल। यानी ऑर्बिटल छोटी क्वांटिटी है और ऑर्बिट बड़ी क्वांटिटी है। समझना बात को ध्यान से, ऑर्बिट तो बड़ी क्वांटिटी है और ऑर्बिटल क्या है? छोटी क्वांटिटी। समझ यही बात मैं क्या कह रहा हूं? ये बात किसने कही? ये बात कही किसने? नील्स बोहर ने, कि किसी भी परमाणु के पास ऑर्बिट कितने होते हैं? इनफाइनाइट। ऑर्बिटल अलग अलग होते हैं। ऑर्बिटल की बात तो अलग होगी, वो ओनली फिक्स की बात कर रहा है। उसने बात की है ओनली फॉर ओनली ऑर्बिट के बारे में। किसके बारे में बात की है? ऑर्बिट के बारे में। कहानी क्लियर है? चौथा पॉइंट समझ में आ गया? किसी भी परमाणु के पास कितने ऑर्बिट होते हैं?
इनफाइनाइट। कितने होते हैं? इनफाइनाइट ऑर्बिट। कितने होते हैं? इनफाइनाइट ऑर्बिट। कहानी क्लियर है? अब सर इनफाइनाइट ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा? भाई इलेक्ट्रॉन कोई से ना कोई से ऑर्बिट में होगा। अब वो बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना किस ऑर्बिट में ज्यादा होती है, वो बात आगे करेगा वो। लेकिन आपको चौथा पॉइंट क्लियर है क्या? क्लियर है? एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। उसने अभी तक 4 पॉइंट के बारे में आपको बताया। पहला पॉइंट क्या था कि जो नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित। दूसरी बात में उसे क्या कही कि जो आपके पास परमाणु होता है उसमें न्यूक्लियस सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में क्या लगाता है? चक्कर। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है ना, इस प्रकार से। ठीक है। तीसरे पॉइंट में से क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होता है, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होता है तो अंदर लगने वाला आकर्षण बल बाहर लगने वाले अपकेंद्रीय बल के क्या हो जाता है? बराबर। और ध्यान रखना इस पॉइंट को सबसे पहले किसने कहा था? रदरफोर्ड ने। उसके बाद बात किसने की थी? नील्स बोहर ने, जिसका फॉर्मूला क्या था? kZe²/r² इक्वल टू mv²/r। ये बात कही थी। चौथे पॉइंट में क्या कहा? किसी भी परमाणु के पास ऑर्बिट की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इनफाइनाइट। कितनी होती है? अनंत। क्या होती है? अनंत, या जिसे आप बोलते हैं इंग्लिश में इनफाइनाइट। ये बात किसने कही? ये बात कही वैज्ञानिक नील्स बोहर ने। अब ये बताएगा कि इन इनफाइनाइट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा। उन्होंने कहा ना भाई किसी भी एटम के पास इनफाइनाइट ऑर्बिट है। अब इनफाइनाइट ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो होगा ना भाई। आपके मकान के अंदर 10 कमरे हैं तो आप किसी ना किसी कमरे में तो रहते ही होंगे। तो अब ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का कमरा कौन सा होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन रहना पसंद करेगा। वो बात करेगा ये अगले पॉइंट में। तो देखो पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है। 4 पॉइंट समझ आ गए आपको। और चौथा पॉइंट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी परमाणु के पास ऑर्बिट की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इनफाइनाइट। कितनी होती है? इनफाइनाइट। अब देखो पॉइंट नंबर 5 कि पॉइंट नंबर 5 क्या है। उसने कहा कि आपके पास जो ऑर्बिट की अधिकतम संख्या होती है वो इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है? इनफाइनाइट। लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में उपस्थित होगा। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, और जो इलेक्ट्रॉन है उसी ऑर्बिट में उपस्थित होगा जिसके कोणीय संवेग का मान। सुनो उसने क्या कहा, किसी भी परमाणु के पास, सुनना बात को ध्यान से, क्या कह रहा हूं, एक एक पॉइंट में समझाऊंगा आपको तरीके से। कैसे मतलब, किसी भी परमाणु के पास इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में उपस्थित होता है, उसी ऑर्बिट में उपस्थित होता है जिसके लिए कोणीय संवेग, एक नई टर्म आ गई यहां पर, कोणीय संवेग, अंडरलाइन कर रहा हूं इस चीज को मैं। उसने कहा किसी भी परमाणु के पास इनफाइनाइट को ऐसे बनाते हैं ना, किसी भी परमाणु के पास इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में उपस्थित होता है जिसके लिए कोणीय संवेग, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। जिसके लिए कोणीय संवेग का मान, NH अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। NH अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। NH अपॉन 2 पाई का क्या होता है? पूर्ण गुणज, यानी इंटीजर मल्टीपल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं इंटीजर मल्टीपल। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं इंटीजर मल्टीपल। क्या बोलते हैं इसे? इंटीजर मल्टीपल। ये बात किसने कही? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई बोहर का। बोहर ने क्या कहा, किसी भी परमाणु के पास जो ऑर्बिट होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं और इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में होगा जिसके लिए कोणीय संवेग का मान, यानी जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम का जो मान है NH अपॉन 2 पाई का क्या होगा? पूर्ण गुणज। यानी एक के बाद सीधी वैल्यू कितनी है? 2। बीच की कोई वैल्यू वहां पर उपस्थित नहीं है। यानी यहां पर जो n है, वो क्या है? देखो कोणीय संवेग होता क्या है, आपने संवेग पढ़ा होगा। संवेग दो होते हैं भाई। संवेग दो कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारे पास होता है रेखीय संवेग। कौन सा होता है बताऊं मैं आपको, थोड़ी जानकारी दे दूं इसके बारे में। बाकी ये फिजिक्स का टॉपिक है, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। उसने कहा किसी भी परमाणु के पास इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में होगा जिसके कोणीय संवेग का मान क्या होगा? NH अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज। यानी हमेशा वैल्यू क्या होगी? 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी। बीच की कोई वैल्यू वहां पर उपस्थित नहीं होगी भाई, ये बात ध्यान रखना। बीच की कोई भी वैल्यू वहां पर उपस्थित नहीं होगी। बताओ कौन से क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखो कोणीय संवेग की बात कर रहा था मैं। संवेग क्या है? संवेग बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं।
एक तो हमारे पास होता है रेखीय संवेग, कौन सा होता है, रेखीय संवेग, और एक हमारे पास होता है कोणीय संवेग। क्या होता है, कोणीय संवेग, ठीक है। इसे बोलते हैं इंग्लिश में लीनियर मोमेंटम, इसे बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, और इसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है साहब। कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग होता है, रेखीय संवेग का फॉर्मूला होता है एम वी। क्या होता है, एम वी। इसे दिखाते हैं, संवेग को दिखाते हैं हमेशा स्मॉल पी से। किसे दिखाते हैं, स्मॉल पी से। स्मॉल पी होता है, रेखीय संवेग की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है पी बराबर एम वी। कितनी होती है, पी बराबर एम वी। और कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग होता है लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई रेडियस। अगर आप रेखीय संवेग को अगर उसकी रेडियस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कौन सा मोमेंटम आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। कौन सा आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। यानी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एम वी, और ये क्या होगा, आर। तो बताओ कोणीय संवेग की वैल्यू कितनी होगी, एम वी आर। कितनी होगी, एम वी आर। बात समझ आ रही है, एम वी आर वैल्यू कहां से आई, ये वैल्यू एनसीईआरटी में डायरेक्ट दी हुई है भाई, ये वैल्यू एनसीईआरटी में डायरेक्ट दी हुई है। मैं बता रहा हूं आपको कि कोणीय संवेग क्या होता है। संवेग क्या होता है, संवेग दो प्रकार का होता है, एक तो होता है रेखीय संवेग और एक हमारे पास होता है कोणीय संवेग। रेखीय संवेग की वैल्यू क्या होती है, एम वी। क्या होती है, एम वी। कोणीय संवेग क्या होता है, अगर लीनियर मोमेंटम में अगर आप रेडियस को मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी रेखीय संवेग में अगर आप रेडियस का गुणा कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोणीय संवेग। तो रेखीय संवेग क्या होता है, एम वी, मल्टीप्लाई कर दिया रेडियस से, बताओ कोणीय संवेग आया कि नहीं है, आ गया कोणीय संवेग। बात समझ आ गई आपको। बात करूं आगे की मैं, देखो तो देखो इसने क्या कहा, इसने कहा क्या कहा उसने, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में उपस्थित होता है जिसके लिए कोणीय संवेग, कोणीय संवेग क्या होगा, एम वी आर। क्या होगा, एम वी आर। बताया था ना आपको मैंने, लीनियर मोमेंटम को अगर रेडियस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वो कोणीय संवेग। किसके बराबर होगा, उसने कहा जिसके लिए कोणीय संवेग का मान NH/2π, NH/2π का पूर्ण गुणज होगा। यानी आपके पास ये फॉर्मूला दिया किसने, ये फॉर्मूला दिया वैज्ञानिक नील्स बोर ने। किसने दिया, नील्स बोर ने। जहां n बराबर जो है 1 2 3 4 एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी, लेकिन बीच की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं, यानी n ऐसा नहीं होगा, n ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा 1.5 2.5 3.5 4.5 ऐसी वैल्यू नहीं होगी भाई। कौन सी वैल्यू होगी, हमेशा इंटीजर वैल्यू, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार की वैल्यू होगी। यानी अगर मैं बात करूं n के बारे में, अगर मैं बात करूं n के बारे में, तो बोलो अगर मान लो तुम n की वैल्यू 1 रखोगे, कितने रखोगे 1, तो बताओ एम वी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H/2π आएगी नहीं आएगी। अगर मान लो 2 रखोगे तो कितनी आएगी, 2 आ जाएगी ऊपर, तो आ जाएगी ऊपर 2H/2π। 3 रखोगे तो क्या आएगी, 3H/2π। 4 रखोगे तो क्या आएगी, 4H/2π। 5 रखोगे तो 5H/2π। इस प्रकार बताओ वैल्यू आएंगी नहीं आएंगी। क्या ऐसी वैल्यू होंगी क्या हमारे पास, 1.5H/2π, 2.5H/2π, 3.5H/2π, ऐसी वैल्यू होंगी क्या, ऐसी वैल्यू हमारे पास उपस्थित नहीं होंगी। कौन सी वैल्यू होंगी, ऐसी इंटीजर मल्टीपल वाली वैल्यू क्या होंगी हमारे पास प्रेजेंट। ये बात किसने कही, ये बात कही भाई किसने, नील्स बोर ने। बात करूंगा इसके बारे में आगे, मैं भी आपसे इसके बारे में आगे बात करने वाला हूं, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिलहाल अभी समझो उसने क्या कहा, किसी भी परमाणु के पास जो ऑर्बिट होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में होगा जिसके लिए कोणीय संवेग का मान, किस संवेग का मान, कोणीय संवेग का मान NH/2π का पूर्ण गुणज होगा। यानी क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल। क्या होगा, हमेशा इंटीजर मल्टीपल। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर जो नील्स बोहर था उसने कोणीय संवेग कहां से लेके आया, वो जो नील्स बोहर था वो कोणीय संवेग कहां से लेके आया, तो भाई ये तो इसकी कमी थी, ये नील्स बोहर की बड़ी कमी थी। उसने कोणीय संवेग को नहीं बताया, उसने ये नहीं बताया कि MVR = NH/2π कैसे होता है। इस बात की व्याख्या नील्स बोहर अपने पूरे जीवन काल में नहीं कर सका, ये बोहर की कमी थी, और इस कमी को दूर किया था वैज्ञानिक डे ब्रोगली ने। किसने किया था, डे ब्रोगली, उसको दूर किया था वैज्ञानिक डे ब्रोगली ने। वो बात करूंगा आगे की बात है वो, तो फिलहाल तो अभी देखो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम के पास ऑर्बिट कितने होते हैं, इनफाइनाइट, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में होगा जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी, NH/2π का पूर्ण गुणज। कहानी क्लियर है, बात याद है, क्लियर है, 5 पॉइंट समझ में आ गए आपको। 5 पॉइंट बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में क्या क्या कहते हैं वापस डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि इसके बाद मैं आगे वाले लेक्चर में करने वाला हूं। 5 पॉइंट कौन कौन से, पहला पॉइंट क्या था कि ये जो मॉडल था वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। दूसरा पॉइंट क्या था, इस मॉडल के अनुसार एटम जो है उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में क्या लगाता है, चक्कर। यानी ऑर्बिट के बारे में सबसे पहले किसने बताया, साइंटिस्ट नील्स बोहर ने। तीसरी बात में उसने क्या कही कि जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होता है तो अंदर लगने वाला आकर्षण बल बाहर लगने वाले अपकेंद्रीय बल के क्या हो जाता है, बराबर। चौथे पॉइंट में उसने क्या कहा
किसी भी परमाणु के पास जो मैक्सिमम ऑर्बिट होते हैं वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट। और 5वें पॉइंट में क्या कहा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में होगा जिनके लिए कोणीय संवेग का मान, यानी जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो NH/2π का क्या होगी भाई, पूर्ण गुणज। ये बात किसने कही भाई, नील्स बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में। और भी इसके आगे बातें हैं वो बात करेंगे हम आगे वाले लेक्चर में, फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन आपको 5 पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि 5 पॉइंट बोहर के एटॉमिक मॉडल के क्या थे। और ध्यान रखना, इस कोणीय संवेग का मान बताकर बोहर ने अपने लिए बड़ा चैलेंज उत्पन्न कर लिया था, क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि mvr = NH/2π कैसे हुआ। इस बात को किसने समझाया था, इस बात को समझाया था वैज्ञानिक डे ब्रोगली ने। वो मैं डिस्कस करूंगा कैसे डे ब्रोगली ने क्या समझाया, कैसे वो फॉर्मूला लेके आया, वो बात तो बात की है। फिलहाल तो आपको 5 पॉइंट याद होने चाहिए किसके बारे में, बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में। आज के लिए इतना ही, अगले वाले लेक्चर में बात करते हैं इससे आगे वाले पॉइंटों के बारे में। धन्यवाद।